नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस एपिसोड में। यह जो वीडियो होने वाला है, यह वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित मैं वीडियो दे रहा हूँ। लगातार वीडियो आपको दे रहा हूँ और यह जो वीडियो है, यह वीडियो गणित के डर को समाप्त करने वाला है कि आप जो मानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 नंबर का मैथ आने वाला है, अगर हमारी मैथ कमजोर है तो मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं बन सकता हूं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप वाकई में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल नहीं बन सकते हैं। ये भी मैं कहता हूं, आपका मैथ और रीजनिंग 100% क्लियर होना चाहिए। अगर 40 नंबर का मैथ और रीजनिंग आएगा तो 40 नंबर में आप मजबूती के साथ 35 प्लस करने का प्रयास करिए। और अगर आपका कमजोर है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी गणित को शिखर तक लेके चला जाऊंगा। क्योंकि मैं जो है पढ़ाता हूं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। मेरा एक ही मंत्र है, शून्य से उठाना और किसी व्यक्ति को शून्य से उठा करके शिखर तक पहुंचाना। यही हमारा लक्ष्य है और यही लक्ष्य हर एक टीचर का होता है। वह अपने बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है। तो चलिए, आज के डेट में हम जो है आपके सामने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर का 6 दिसंबर 2017 में जो पेपर हुआ था सेकंड पॉली में, उसका जो 15 क्वेश्चन मैथ का आया था, 15 क्वेश्चन मैथ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। देखिएगा किस तरीके के मैथ आए थे पिछले वर्षों में। हालांकि इस वर्ष जो है कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा, तो इतना मान लीजिएगा कि पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन यह चीज मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई को नियमित तरीके से बरकरार रखिए और प्रीवियस ईयर के पेपर का मदद लेते रहिए। इससे आपको पता चलेगा कि पिछले वर्षों में कंटेंट किस तरीके से आता था, किस तरीके का लेवल रहता था। तो उम्मीद करता हूं जो मेरा ये प्रयास है आपके पास अच्छी तरीके से जा रहा होगा और आप लोग जो है मेरे प्रयास से फलीभूत हो रहे होंगे। आप जो है कहीं ना कहीं लाभ अर्जित कर रहे होंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो से लाभ मिल रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप जो है वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन करिए और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यह हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर रहा है तो आपका दोस्त जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके पास भी यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से आपका भी भला होगा, आपके मित्र का भी भला हो जाएगा। ऐसा अगर आपके अंदर समाज सेवा की भावना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ऐसा करते हैं तब भी सही है, नहीं करते हैं तब भी सही है। मेरा प्रयास है आपको शिक्षा देना, किसी भी तरीके से मैं 100% अपना देने का प्रयास करता हूं। चलिए, सब्सक्राइब शेयर और लाइक आपके ऊपर है, आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आज की श्रृंखला में शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा होगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर हार्ड कॉपी मेरे पास है, 86 नंबर का क्वेश्चन है। यदि x तथा y सम संख्याएं हैं, इसमें भी दिया गया है यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है, ठीक है। इसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन है x तथा y सम संख्याएं हैं। हम x की जगह पर 2 मानते हैं और y की जगह पर 4 मानते हैं दोस्तों, ठीक है। उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में आप x y का मान रखिए। जिस विकल्प में x y का मान रखने पर विकल्प का मान विषम संख्या प्राप्त होती है वही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एक्स वाई प्लस वन, अर्थात x की जगह पर 2 रखते हैं, y की जगह पर 4 रखते हैं, प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर 9 आ गया और पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। x और y की वैल्यू जब हम 2 और 4 रखते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा उत्तर 9 आ रहा है, जो कि 9 एक विषम संख्या है। इसमें वही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है, तो x y प्लस 1 एक विषम संख्या है। पहले का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लगातार क्वेश्चन की श्रृंखला जो है आप करते रहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहिए, ठीक है। आज का कोटेशन है, आज का मोटिवेशनल कोटा है, मोटिवेशनल स्पीच। आपके सामने एक छोटा सा पंक्ति है, आपके सामने मैं देता हूं। वह पंक्ति क्या है, उस पंक्ति को ध्यान रखिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता अगर आप चाहेंगे आज हम 15 घंटे पढ़ करके कल जो है पीसीएस की परीक्षा क्रैक कर सकते हैं, ऐसा आप कदापि नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है
लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। यह बड़े बड़े परिश्रमी और बड़े बड़े महान व्यक्तियों के ऊपर लागू हुई है और आप भी महान बन सकते हैं अगर इस स्पीच को आप अपने दिमाग में रख करके वर्तमान परिस्थितियों को, अपने वर्तमान परिस्थितियों को देख करके पढ़ाई करते हैं। बहुत ही फेमस लाइन है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये अलग बात है आप किस तरीके से लेते हैं। चलिए पढ़ाई के सिलसिला जारी रखते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में एक कितनी बार आता है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में एक कितनी बार आता है। तो 1 से 100 के बीच दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 से 100 तक 21 बार एक आता है। कितनी बार आता है? 21 बार एक आता है। इसे ध्यान रखिएगा, या आप इसे गिन भी सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं 1, 10 और 11, इस तरीके से आप 100 तक लिख करके गिन भी सकते हैं और 21 बार एक आता है। इसे आप गांठ बांध करके याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है वही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 0.7 का वर्ग, 0.7 का वर्ग, ठीक है, प्लस उसके बाद कहा है 0.07 का वर्ग, 0.07 का वर्ग, यही मान पूछा गया है। 7 का वर्ग आप जानते हैं दोस्तों 49 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। लेकिन 0.7 का गुणा 0.7 में 2 बार हो रहा है, इस वजह से 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 7 सत्ते 49 तो हम जानते हैं, लेकिन 0.07 का गुणा 0.07 का गुणा 2 बार हो रहा है, अर्थात 4 अंक पे दशमलव लगेगा। 2 अंक यहां पर है, 2 अंक और बढ़ा लेंगे जीरो की सहायता से, तब दशमलव लगा देंगे। 0.49 और 0.0049 को हमें जोड़ना है। जोड़ दीजिए 9494 दशमलव 0.4949 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसएससी कांस्टेबल का। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा और पढ़ाई में मन लगाए रखिएगा, ठीक है। तो सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2000 के कितने धनात्मक करना है। 2000 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से काटेंगे 1000 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 500 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 250 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 125 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो 2000 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2 की घात 4। 2 4 बार आया इसलिए 2 की घात 4, 5 3 बार आया है इसलिए 5 की घात 3। इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक है। अगर बात की जाए धनात्मक गुणनखंडों की, किसकी बात की जाए? धनात्मक गुणनखंडों की संख्या की, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या की अगर बात की जाए तो अभाज्य गुणनखंड करते समय, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो आपको घात मिलेगा उस घात में 1 जोड़ दीजिए। 4 में 1 जोड़ दीजिए और 3 में 1 जोड़ दीजिए। घात में 1 जोड़ना है। 2 की घात 4 है तो 4 में 1 जोड़ दीजिए। 5 की घात 3 है तो 3 में 1 जोड़ दीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 गुणे 4 बराबर 20, ठीक है। अर्थात 2000 के 20 धनात्मक गुणनखंड है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, फिर भी परीक्षा हाल में हम गलत करके चले आते हैं। वो क्या होता है, वो बिल्कुल और बिल्कुल जब हम परीक्षा हाल में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं वो हमारी गलती होती है, क्योंकि हमने जो है प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं किया था। हम बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर। अभ्यास ही किसी व्यक्ति को किसी दुर्बल मनुष्य को, देखिए कोई दुर्बल मनुष्य रहेगा वो अगर डेली अभ्यास करता है तो हाथी को गिरा सकता है। ऐसा जज्बा आपके सामने भी होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 27 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन है 27 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा गया है 27 का वर्ग माइनस 27 गुणे 23 प्लस 23 का वर्ग, ठीक है। यही आपके सामने लिखा गया है और इसे ही हल करने के लिए दिया गया है। कुछ बच्चे जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करते होंगे, जिन्हें फार्मूला नहीं पता होगा, वो यहाँ पर 27 का घन निकालना प्रारंभ कर देंगे।
27 का घन निकालेंगे, 23 का घन निकालेंगे, यकीन मानिए आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप आजाद है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 27 का क्यूब और 23 का क्यूब है, 27 की जगह पर हम ए मानते हैं और 23 की जगह पर हम बी मानते हैं, या ए हो गया, ए भी ए, बी और ए। अब यहां पर देखिए एक फार्मूला बन रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, और नीचे एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऊपर फार्मूला आप खोल दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और नीचे वही फार्मूला लिखा गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी ही तो बचेगा। और ए प्लस बी, ए की जगह पर 27 है, बी की जगह पर 23 है। जब हम 27 और 23 को ऐड करेंगे तो हमारे सामने जो उत्तर निकल के आएगा दोस्तों वो 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यह चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप इसे इत्मीनान पूर्वक याद रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं जो बेसिकली चीजें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। इसका जो आंसर आएगा वो 50 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि पी की आय का 40%, क्वेश्चन एकदम आसानी से पढ़िएगा, पी की आय का 40%, मैंने लिख दिया पी की आय का 40% क्यू की आय के 75% के बराबर है, क्यू की आय के 75% के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो पी बटे क्यू बराबर कितना आ जाएगा, पी बटे क्यू बराबर आ जाएगा 75 बटे 40, इतना तो आप कर रहे हैं, 5 अठे 40 और 5 15 75 आ गया 15 बटे 8। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे कहा गया है निकालिए कि क्यू की आय पी की आय का कितना परसेंट है, क्यू की आय पी की आय का कितना परसेंट है। हम मानते हैं क्यू की आय 8 है और पी की आय 15 है, तो 8 जो है 15 का कितना परसेंट है वही आपसे पूछा गया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15 हो गया, 5 भी संयम 100 हो गया, 20 अट्ठे 160 बटे 3, 3 पचे 15, 1 आया 0 आया, 3 तिया 9, 53.33%। कितना आया, 53.33% इसका उत्तर आया। इसे आप भाग कर लीजिएगा, आप आसानी से देख लीजिए मैंने किस तरीके से सवाल को टेकल किया है। सवाल में कुछ करने लायक है ही नहीं, तो मैं सवाल में बताऊं क्या। पी की आय का 40% क्यू की आय के 75% के बराबर है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल मैंने क्यों किया, क्योंकि 40% के नीचे 40 बटे 100 लिखते, 75% के नीचे 75 बटे 100 लिखते हैं, तो 100 से 100 आसानी से कैंसिल हो जाता है। इस वजह से मैंने पहले ही परसेंट से परसेंट हटा दिया। उसके बाद पी बटे क्यू की वैल्यू निकाला, ये अनुपातिक वैल्यू मैं मान करके पी और क्यू के आय के जो परसेंटेज पूछा गया है मैंने वो निकालकर आपके सामने रख दिया। जो इसका राइट आंसर है वो है 53.33%। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। राशि जो है 9:5 के अनुपात में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है, मैं सबसे पहले मान लेता हूं बिल्कुल बेसिक से, ए और बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है, तो ए के पास मैं मानता हूं 9x और बी के पास मैं मानता हूं 5x रुपया है। उसके बाद उसने कहा है ए बी को 10 रुपया दे देता है, ए जो है बी को 10 रुपया दे देता है, ए के पास कितना बचेगा, 9x माइनस 10 बचे क्योंकि ये 10 दे रहा है, और बी के पास कितना हो जाएगा, 5x प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि यह 10 ले रहा है। ए बी को 10 रुपया दे देता है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, अर्थात 9x माइनस 10 बटे 5x प्लस 10, इसका वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगा वो 1/1 प्राप्त हो रहा है, अर्थात बराबर हो रहा है 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 10 हो रहा है। ठीक है, यहां पर जो है 9 में से 5 घटाएंगे 4x आ जाएगा, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। पक्षांतर करना आप जानते होंगे क्योंकि आप जो है शेर हैं,
x की वैल्यू यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगी। जब x की वैल्यू 5 है तो a के पास जो है 35, a के पास 9 बचे 45 रुपए है और b के पास 5 बचे 25 रुपए है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 45 और 25, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन औसत से संबंधित है और बिल्कुल औसत का बच्चा वाला सवाल है, औसत का भी बच्चा वाला सवाल है। चलिए सवाल है 43, 21, 68, 97, 39। 43, 21, 67, 43, 21, 67, सॉरी 68 है, उसके बाद है 97, उसके बाद है 39। ठीक है, 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत जो है 52 दिया गया है, तो x की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप पदों का योग आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि औसत का एक फार्मूला होता है। औसत बिल्कुल बेसिक है, पदों का योग होता है और बटे पदों की संख्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर पदों का योग क्या हो जाएगा उसे ध्यान रखिएगा। 43, 21 और 68, 97 और 39 और x को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लीजिए। 3, 1, 4, 4, 8, 12, 12, 7, 19, 19, 9, 19 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं हमारा सवाल सही जा रहा होगा। 3, 1, 4, 4, 8, 12, 12, 7, 19, 19, 9, 28 का 8 हासिल 2, 3 में जोड़ 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5, 9, 14 हो जाएगा, 14, 26 हो जाएगा, 20 तो 22 हो जाएगा, 22, 4, 26 हो जाएगा। 268 में अब x को हम नहीं जोड़ सकते, x मैं अलग से ऐड कर लिया। अब मैं जोड़ता हूं कि पदों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है पदों की संख्या, और इसका जो औसत दिया गया है वह औसत दिया गया है 52। इस तरीके से 268 प्लस x, 6 की मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा। 13 गुणा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31। x की वैल्यू आ जाएगी 312 माइनस 268। 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बचा 10 में से 6 गया 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई दोस्तों? 44 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई? 44। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वही बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आप अच्छी तरीके से जान लिए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। पहले 3 वर्षों के लिए मैं मानता हूं वह रुपया जो है p रुपया जमा कराया, पहले 3 वर्षों के लिए 6% है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन p है, दर जो है 3% है, सॉरी दर जो है 6% है और समय जो है 3 है, और उसमें मैंने 100 से भाग दे दिया। उसके बाद कहा है अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% प्रति वर्ष है। अगले 3 वर्ष के लिए भी ब्याज दर जो है 3% प्रति वर्ष है। ठीक है, अर्थात यहां पर जो है 3% प्रति वर्ष है, अर्थात 3% पहले था, अब 3% है, अर्थात पूरा जो ब्याज दर हो गया वो 6% हो गया। और कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, पहले जो है 3% था, सॉरी पहले जो है 6% था। ठीक है, ब्याज दर पहले 6% था, अब जो है 3% बढ़ गया, 3% बढ़ गया तो 9% हो गया ना, 9% हो गया। इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। अब आगे सवाल में दिया गया है उसके तत्पश्चात 6 वर्ष की अवधि के पश्चात, अब 6 वर्ष बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हो जाता है। ब्याज दर फिर 10% प्रति वर्ष हो जाता है और 3 वर्ष के लिए ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसका टोटल साधारण ब्याज निकल के आ रहा है 1650 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह चीज आपने समझ लिया होगा। उसने पूछा है एक राशि है, पहले 3 वर्ष के लिए वह 6% की साधारण ब्याज पर राशि जमा करता है, अगले 3 वर्ष के लिए वह 3% पर राशि जमा करता है। ठीक है, लेकिन वह जो 6% है उसमें कंबाइंड हो जाएगा, इसलिए 9% हो जाएगा। फिर जो अगला 3 वर्ष है ये बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है, और टोटल का साधारण ब्याज का योग 1650 दिया है। अब इसे हम जोड़ देते हैं 18p बटे 100। ठीक है, प्लस 9 तिया 27p बटे 100 प्लस 10 तिया 30p बटे 100
बराबर कितना है 1650 के। जब आप ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 75p बटे 100, 27 18 45 30 75 बटे 100 बराबर 1650। ठीक है, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1650 गुणे 100 बटे 75। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से इसे हम काट देते हैं, 3 पचे 15 1 हो गया, 3 पचे 15 0। 550 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 अर्थात 2200 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2200 रुपया। उसका जो मूलधन मिला दोस्तों कितना मिला 2200 रुपया मिला। तो उम्मीद करता हूं यह चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, उसे देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति, अब देखिए जैसे ही यह सवाल आता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो सबसे पहले आप पहले चीनी का मूल्य 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। इसे आप अनुपात में डिवाइड कर दीजिए, 2 पचे 10, 2 छका 12, 5:6 आ गया इसके मूल्य का अनुपात। ठीक है, इसके मूल्य का अनुपात आ गया 5:6। हमने बताया है मूल्य और मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उसकी मात्रा आ गई 6:5। अब सवाल को आगे पढ़िए। एक व्यक्ति 120 किलोग्राम रुपए में 3 किलोग्राम कम खरीद पाता है। ठीक है, तो यहां पर जो अंतर आ रहा है, पहले 6 किलो खरीदता था, 5 किलो खरीदता है। ठीक है, यहां पर जो आनुपातिक अंतर आ रहा है 1 का आ रहा है, लेकिन जो रियली अंतर दिया गया है वह अंतर है 3 के। जब 1 जो है 3 के बराबर है तो 6 जो है 18 के बराबर हो जाएगा और 5 जो है 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। 120 रुपए में, कितने में 120 रुपए में, अर्थात पहले 120 रुपया में कितना खरीदता था 18 केजी खरीदता था। अब क्या कर रहा है 120 रुपए में 15 केजी खरीद रहा है। ठीक है, 120 रुपए में कितना खरीद रहा है 15 केजी खरीद रहा है। उसने पूछा है चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। पहले 120 रुपया में कितना खरीद लेता था 18 किलो खरीद लेता था, अब जो है 120 रुपया में 15 केजी खरीदता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य यही पूछा है। तो 1 केजी का मूल्य यहां से आप ज्ञात कर लीजिए, 15 × 120, 8 रुपया प्रति केजी आ जाएगा। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 8 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को इस तरीके से लगाते हैं बिल्कुल ही आसानी से। आप जब सवाल को पकड़ लेंगे ना तो यहां पर आसान है। चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई, पहले 100 रुपया था, अब 120 कर दिया गया। हमने इसे काट दिया, 5:6 के अनुपात में उनके मूल्य में अनुपात आ गया। हमने कभी बताया था, अगर आपने अनुपात का मेरा वीडियो नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, वहां पे मैंने मूल्य और मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती बताया है, और यह क्यों होता है मैंने वहां पे बताया है, आप जाकर के देख लीजिए। मूल्य और मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती होता है, 5:6 है तो 6:5 हो गया। ठीक है, तब कहा है 120 रुपया में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। ठीक है, अब उसकी बात हम नहीं करते हैं, 3 किलोग्राम कम चीनी की बात करते हैं। पहले वह 6 किलो खरीदता था, वह 5 किलो खरीद रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो आनुपातिक अंतर प्राप्त हो रहा है 1 का प्राप्त हो रहा है। 1 की वैल्यू आनुपातिक अंतर है, लेकिन जो रियलिटी में है, रियलिटी में 3 किलो के बराबर है। 1 जब 3 के बराबर है तो 6 18 के बराबर हो जाएगा, 5 15 के बराबर हो जाएगा। पहले 120 रुपया में 18 केजी खरीदता था, अब जो है 120 रुपया में 15 केजी खरीदता है, तो बढ़ा हुआ मूल्य भैया कितना हो जाएगा 8 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिएगा सवाल को। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो वह जो अंकित करेगा, एक वस्तु खरीद कर लाता है और 100 रुपया में खरीद कर लाता है, लेकिन जब वो अंकित कर रहा है, बड़ा चालाक व्यापारी भैया 60% अधिक अंकित कर रहा है, अर्थात 160 रुपया अंकित कर दे रहा है। अब उसके बाद क्या करता है, उसके बाद 30% की छूट देता है। जब 160 रुपया लिख देगा, जब कोई आएगा कहेगा भैया तू हमारे घर के हो, हमारे आदमी हो, हम तुम्हें 30% की छूट दे देते हैं, लेकिन जो छूट देगा वो अंकित मूल्य पर देगा, ना कि इस पे देगा। इस पे देगा तो उसका घाटा हो जाएगा। एक क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य 160 रुपया है। अब 160 रुपया में 30 रुपए की छूट, 30% की छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है 30% की छूट दे देता है, अर्थात 70% पर सामान को बेच देता है। अब इसे देखिए, 16 सत्ते 112 रुपया में सामान को बेच दिया। ठीक है, उसके बाद कहा है
तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहां से देखिए, वह 100 रुपया में सामान को खरीदता है और 112 रुपया में बेच देता है, तो उसका परसेंटेज लाभ कितना हुआ। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 12% हुआ। ठीक है, सवाल आसानी से आप समझ गए होंगे। कोई व्यापारी है, वह एक वस्तु को 100 रुपया में खरीदता है और वह जो उस पर अंकित करता है टेप लगा करके, स्टिकर लगा करके 60 रुपया बढ़ा करके, अर्थात 160 रुपया अंकित कर देता है। अब 160 पे कोई आता है, कहता है हम चलो तुम्हें 30% की छूट दे देंगे। अब वह 30% की छूट दे देता है तो 112 रुपया तब भी तो बेच रहा है। जब 112 रुपया तब भी बेच रहा है, 100 रुपया में खरीद के 112 रुपया में बेच रहा है, तो उसका जो प्रतिशत लाभ आ जाएगा 12% का आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल आता है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, परिमाप पेरीमीटर जिसे बोला जाता है, परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। चलिए यहां पर जो है उसके बाद कहा गया है एक भुजा, उसकी एक भुजा दी गई है 11 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 11 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है दूसरी भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है। एक भुजा 11 सेंटीमीटर दी गई है। आप जानते हैं एक त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं। एक भुजा 11 सेंटीमीटर दी गई है और इन दोनों भुजाओं का अंतर दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा को हम x मान लेते हैं तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। ठीक है, इसे तो आप समझ रहे होंगे। अगर एक x है तो एक x - 3 हो जाएगी। अब हमारे पास तीनों भुजा प्राप्त हो गई। अब परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात 11 में x जोड़ेंगे और उसमें x ऋण 3 जोड़ेंगे, ये बराबर हो जाएगा 40 के। ठीक है, यहां पर देखिए 11 में से 3 गया 8, 2x धन 8 बराबर 40, तो यहां पर 40 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, अर्थात एक भुजा 16 हो जाएगी। एक भुजा कितनी हो जाएगी, 16 में से 3 गया 13। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है 11, 16 और 13। क्या है, 11, 16 और 13। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसे ध्यान रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है जिसे हम हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है √S S - A S - B S - C होता है। ठीक है, और यहां पर जो यस है यह जो है अर्ध परिमाप को बताता है। किसे बताता है, अर्ध परिमाप को बताता है। अगर उसका परिमाप 40 है तो s की जगह पर हम 20 रखेंगे, अर्ध परिमाप। अब यहां पर 20 रख दीजिए, 20 20 - 11 20 - 16 20 यहां पर देखिए 20 - 13। ठीक है, 20 - 13 कर दीजिए, नीचे आ रहा है। चलिए यहां पर देख लीजिए अंडर रूट 20 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 7। ठीक है, अब यहां पर देखिए जिसका जो वर्ग निकल रहा है निकाल लीजिए। अब अंदर हम कर देते हैं 2 गुणे 10, 2 गुणे 5, 2 × 5 = 10, 10 दूनी 20। यहाँ पर 2 × 5 = 10 दूनी 20 कर देते हैं। यहाँ पर 9 ही रहने देते हैं क्योंकि 3 डायरेक्टली बाहर निकाल लेंगे। इसे 4 ही रहने देते हैं, इसे 7 कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 2 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर निकाल लेते हैं। अंदर 7 और 5 बचेगा, 7 × 5 = 35। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है वह हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो कुछ सवाल जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का दिया जाएगा, ये भी जो है इजी लेवल का सवाल कहलाएगा। जिस तरीके का कंपटीशन है, इस कंपटीशन में ये भी बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल बेसिक से सवाल को हल कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है उसे देखिएगा और आसानी से उत्तर लगाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, केवल और केवल वीडियो का वॉच टाइम, वीडियो को सर्चिंग में आने लगती है। कोई व्यक्ति दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढेगा तो केवल और केवल हमारा वीडियो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सर्चिंग में वीडियो आती है लाइक से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2 रेलगाड़ियां। अब देखिए इस सवाल में किस तरीके से घुमाया गया है। 2 रेलगाड़ियां P तथा Q
स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, ए रेलगाड़ी P है, ए रेलगाड़ी Q है। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। अब इस सवाल में देखिए किस तरीके से घुमा दिया गया है। अब सवाल को अगर लेकर के आप घूमेंगे तो घूमते ही रह जाएंगे। रेल में घूमे, ठीक है, रेलगाड़ी मिलने के पश्चात Y तथा X स्टेशन तक पहुंचने में 5 घंटे तथा 4 घंटे 3 मिनट, यहाँ पर 4 घंटे 3 मिनट नहीं है, 4 घंटे 30 मिनट है। बाय मिस्टेक यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिख दिया गया है। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट है। ठीक है, तो P जो है कितना समय लेती है? P जो है यहाँ पर देखिए, ए स्टेशन X है, ए स्टेशन Y है। ठीक है, P जो है Y तक पहुंचने में 5 घंटा लेती है। कितना लेती है? 5 घंटा लेती है। और Q जो है X तक पहुंचने में 4.5 घंटा लेती है। कितना लेती है? 4.5 घंटा लेती है। अब उसने सवाल में दे दिया है, उसने सवाल में कहा है यदि P की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। P की गति दे दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, P की गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? सबसे पहले आप दूरी निकाल लीजिए P से। P 5 घंटा में P कितनी देर रन अप कर रही है? 5 घंटा, और उसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय 54 गुणे 5 कर लीजिए। 5 चौका 20 का शून्य हासिल 2, 5 पचे 25, 2 27, अर्थात दूरी आपको पता चल गई 270 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है? अब आपसे पूछा गया है Q की चाल बताइए, Q रेलगाड़ी की चाल। अब यहां पर देखिए Q की चाल क्या हो जाएगी? दूरी आपको पता है, दूरी है 270, और समय भी आपको पता है। Q जो है X तक पहुंचने में 4.5 घंटा का समय लेती है, अर्थात 9/2 घंटे की समय लेती है। अब इसे करेंगे तो 270 गुणे 2/9 हो जाएगा। 9 3 27, 30 दूनी 60। जो Q की चाल हो जाएगी वह हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें सापेक्षिक आपेक्षिक चाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से सवाल को लगा लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से सवाल का उत्तर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल दिमाग लगा करके क्वेश्चन को करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। अगला सवाल है, 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। हम तुरंत ही इनकी आयु 5 और 7 x मान लेते हैं। उसने कहा है 4 वर्ष पश्चात 4 जोड़ देते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? इनकी आयु का अनुपात 7/9 हो जाता है। 7:9 मतलब 7/9। अब इसे तिरिया गुणा कर दीजिए। 9 पचे 45x, यहाँ पर देखिए 9 पचे 45x धन 36 बराबर 7 सते 49x धन 28। ठीक है, इसे घटा देंगे इधर जा करके तो 4x हो जाएगा इधर, और इसे इधर लाके घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 पचे 10 इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी, 2 सते 14 इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। उसने सवाल में आगे भी कहा है 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसमें 14 जब आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। जब इसमें आप 14 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 24 और 28 में क्या अनुपात है? इसे आपको करना है 2 बार 24, 2 14 28। ठीक है, इसे फिर आप काट सकते हैं। 4 2 छक्का 12, 2 सते 14, 6:7 का अनुपात आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6:7 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है। के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके इसे दूसरों तक शेयर करके हमारा मोटिवेशन करिए, और चैनल पर नए आते हैं तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं आभारी हूं, और आपका मैं आभार तहे दिल से व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।